Hello students, welcome on our online learning platform Let's Study India। BSc फर्स्ट सेमेस्टर का हमारा जो यूनिट थर्ड है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स में हम लोग ग्रुप 16 डिस्कस कर रहे थे। ग्रुप 16 में कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं हमारे, उनको लर्न करने का शॉर्ट ट्रिक क्या है, प्लस उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ रह क्या गई थी, हमने सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही डिस्कस किया था। बाकी सारी की सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ अभी आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो अगर आपने इसके पहले वाला लेक्चर नहीं देखा है तो आप जाओ चैनल पे, वहाँ पे जाके आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट के नेम से। तो वहाँ से आप जाके प्रीवियस लेक्चर्स देख सकते हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का। तो आज का टॉपिक है हमारा फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ग्रुप 16। ग्रुप 16 में हमारे कौन कौन से एलिमेंट्स थे? ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम और पोलोनियम। तो ये सारे एलिमेंट्स थे हमारे ग्रुप 16 के। इसको लर्न करने का मैंने शॉर्ट ट्रिक आपको बताया था कि आप उससे टीपो करके लर्न कर सकते हो। ठीक है, काफ़ी कुछ मैंने बताया था, तो आप प्रीवियस लेक्चर ज़रूर देख लेना, क्योंकि अगर आप वो लेक्चर देख के आओगे तब फिर आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, ये इसका कॉन्फ़िगरेशन है। कॉन्फ़िगरेशन लर्न करने का शॉर्ट ट्रिक क्या है मैंने ये भी बताया था, प्लस इनका कॉन्फ़िगरेशन में लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कौन से शेल होते हैं, ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है हमारा एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियाई। एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियाई मीन्स क्या है? तो इससे हम लोग साइज डिटरमाइन करते हैं कि हमारा जो एलिमेंट है उसकी साइज स्मॉलेस्ट है, लार्जेस्ट है या कैसी साइज है। ये चीज़ हम लोग डिटरमाइन करते हैं एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियाई से। तो एक बार इसको रीड कर लेते हैं, क्या है इसमें? द एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियस ऑफ द ग्रुप 16 एलिमेंट्स इंक्रीजेज एज वन मूव फ्रॉम ऑक्सीजन टू पोलोनियम टॉप टू बॉटम। तो यहाँ पे हमें ये बता रहा है कि जब हम लोग ग्रुप में मूविंग डाउन द ग्रुप चलते हैं तो एटॉमिक साइज इंक्रीज होती है। ठीक है, उसके बाद क्या पॉइंट है इसमें? एज द नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीजेज ऑन गोइंग डाउन द ग्रुप एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियाई इंक्रीजेज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तो ये चीज़ तो हमें अच्छे से पता है कि जब हम लोग टॉप टू बॉटम जाते हैं तो क्या क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो ये तो यहाँ पे ये चीज़ हम बाद में समझेंगे, पहले हम लोग इसका रीज़न देखते हैं। स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि लेफ्ट टू राइट क्या होता है। ये तो ग्रुप वाली बात हो गई कि ग्रुप में जब हम लोग टॉप टू बॉटम जा रहे हैं तो एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियाई इंक्रीज हो रही है। ठीक है, इंक्रीज क्यों हो रही है? क्योंकि सेल्स, नंबर ऑफ शेल्स ऐड हो रहे हैं। लेकिन इसमें बहुत सारे कन्फ्यूजन्स आपके माइंड में आ रहे होंगे। ठीक है, क्या आ रहा है मुझे पता है, तो अभी मैं क्लियर कर देती हूँ। तो सबसे पहले एक बार हम लोग देख लेते हैं लेफ्ट टू राइट का ट्रेंड क्या है। तो लेफ्ट टू राइट हम ग्रुप 1 भी हमने डिस्कस किया, एस ब्लॉक एलिमेंट्स में हमने ग्रुप 1 डिस्कस किया, ग्रुप 2 डिस्कस किया, फिर पी ब्लॉक एलिमेंट्स हमने डिटेल में डिस्कस किया। तो वहाँ पर हमने देखा कि जब हम लोग लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो साइज़ क्या होती है? डिक्रीज होती है। जब हम लोग लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो साइज़ हमारी डिक्रीज होती है। इसका रीज़न क्या है? तो इसका रीज़न था हमारा न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है। इसका रीज़न हमने क्या देखा था कि जब हम लोग लेफ़्ट टू राइट चलते हैं पीरियड में तो क्या होता है, वहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है, जिससे एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियाई डिक्रीज होती है। मींस न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा तो साइज जो है वो क्या होगी? डिक्रीज होगी। ये चीज़ हमने देखा है, सेम यहाँ पे भी यही होगा। तो इससे कंक्लूजन क्या निकल रहा है हमारा कि जो हमारे ग्रुप 15 के एलिमेंट होंगे, जब हम लोग ग्रुप 15 और ग्रुप 16 में कंपैरिजन करेंगे, क्योंकि लेफ्ट टू राइट जाने पे तो ऐसे ही हम लोग कंपैरिजन करेंगे ग्रुप 1 ग्रुप 2 में, फिर पी ब्लॉक एलिमेंट्स हमने स्टार्ट कर दिया तो ग्रुप 13 और ग्रुप 14, फिर ग्रुप 14 15 15 16, इस तरीके से करेंगे कंपैरिजन। तो देखते हैं हम लोग पीरियड में जब हम लोग लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो जो हमारा ग्रुप 15 है और जो ग्रुप 16 है, इन दोनों में से किसकी साइज लार्जेस्ट होगी। तो अभी जस्ट हमने रीड किया कि लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या हो रहा है, हमारा न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है, जिससे हमारा जो साइज है वो डिक्रीज हो रहा है। ये चीज़ अभी जस्ट हमने स्टडी किया। ठीक है, अब ये चीज़ तो क्लियर है। अब इसी से आप इसको डिसाइड करो कि ग्रुप 15 और ग्रुप 16 में किसकी साइज लार्जर होगी और किसकी साइज स्मॉलर होगी। तो ऑब्वियस सी बात है, ग्रुप 15 हमारे क्या होंगे? लार्जर होंगे साइज में, क्लियर है, और ग्रुप 16 स्मॉलर होंगे एज कम्पेयर टू ग्रुप 15। क्यों? क्योंकि लेफ्ट टू राइट जाने पे न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है तो साइज डिक्रीज हो रही है। क्लियर हुआ ये पॉइंट? तो ये तो हमारा लेफ्ट टू राइट का ट्रेंड था। मूविंग डाउन द ग्रुप में क्या होता होगा? ये है हमारा ग्रुप 16। जब हम लोग मूविंग डाउन द ग्रुप चलते हैं तो एक बार पहले एलिमेंट्स के नेम नोट कर लेते हैं। ऑक्सीजन, सल्फर,
सेलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम, ये सारे हमारे एलिमेंट्स हैं ग्रुप 16 के। अब मूविंग डाउन द ग्रुप क्या होगा, तो अभी जो हमने यहाँ पर जो हमारा मेंशन किए हुए हैं पॉइंट्स, इसको हमने अभी रीड किया, तो उससे हमारा कंक्लूजन क्या निकला कि जब मूविंग डाउन द ग्रुप हम चल रहे हैं तो साइज जो है हमारी वो इंक्रीज हो रही है। ठीक है, रीज़न इसका क्या हमने पढ़ा, तो इसका रीज़न हमने देखा नंबर ऑफ शेल्स ऐड हो रहे हैं, नंबर ऑफ शेल्स ऐड हो रहे हैं, इसीलिए साइज जो है वो इंक्रीज हो रही है। ठीक है, लेकिन आपको अगर याद होगा तो मैंने आपको ग्रुप 1, ग्रुप 2, इवन ग्रुप 13, 14, 15 में भी मैंने आपको बताया था कि जब हम लोग डाउन द ग्रुप चलते हैं तो वहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होती है। क्या होता है वहाँ पे, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है। और अभी जस्ट हमने इससे पहले पढ़ा कि लेफ्ट टू राइट जाने पे न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रही है, जिससे साइज डिक्रीज हो रहा है। तो अब यहाँ पे पॉइंट आता है ना ये कि मैम यहाँ पे भी तो हम लोग मूविंग डाउन द ग्रुप चल रहे हैं तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है, जिससे साइज डिक्रीज होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे मैंने क्या लिखा है कि साइज इंक्रीज हो रहा है। रीज़न इसका क्या है, एक रीज़न ये है, एक फैक्टर ये है। ठीक है, एक फैक्टर हमारा नंबर ऑफ शेल्स ऐड, मूविंग डाउन द ग्रुप में क्या हो रहा है, नंबर ऑफ शेल्स ऐड हो रहे हैं और न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज हो रहा है, लेकिन ऑल ओवर हो क्या रहा है, हमारा साइज इंक्रीज हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो ये वाला फैक्टर है, नंबर ऑफ शेल्स जो ऐड हो रहे हैं, ये जो फैक्टर है ये एक तरीके से डोमिनेंट फैक्टर हो जाता है न्यूक्लियर चार्ज पे। क्लियर हुआ, जो नंबर ऑफ शेल्स ऐड हो रहे हैं ये डोमिनेंट फैक्टर होता है हमारा न्यूक्लियर चार्ज पे। क्लियर है, यही रीज़न है कि टॉप टू बॉटम जाने पर हमारा जो साइज़ है वो क्या होता है, इंक्रीज होता है। क्यों, क्योंकि जो नंबर ऑफ शेल्स ऐड हो रहे हैं वो एक तरीके का डोमिनेंट फैक्टर है न्यूक्लियर चार्ज पे। क्लियर हुई इतनी चीज़ें, अच्छे से समझ में आया। आई थिंक एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियाई में अब कोई डाउट नहीं होगा। ग्रुप 16 में क्या होगा हमारा, अगर लेफ्ट टू राइट हम अगर सपोज कि आपको क्वेश्चन दे दिया पीरियड में कंपैरिजन करके, तो वो तो आप बता लोगे कि हाँ ठीक है, लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या होता है, साइज डिक्रीज होती है, टॉप टू बॉटम जाने पे क्या होगा, साइज इंक्रीज होगी। रीज़न इसका क्या है, इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकते हैं शॉर्ट में कि टॉप टू बॉटम जाने पर तो हमारा न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है, तो साइज इंक्रीज कैसे हो रही है, तो साइज इंक्रीज इसलिए हो रही है क्योंकि जो नंबर ऑफ शेल्स ऐड हो रहे हैं वो एक तरीके से डोमिनेंट फैक्टर हो जाते हैं हमारे न्यूक्लियर चार्ज पे। क्लियर हुआ इतना। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, तो मैं अपने हर एक लेक्चर में बताती हूँ जिसमें भी हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं। तो अभी तक आपको अच्छे से लर्न हो गया होगा कि आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है। कोई भी एलिमेंट है उससे अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करना है, या कोई भी एलिमेंट है उसके इलेक्ट्रॉन को उस एलिमेंट में से रिमूव करने में जितने एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है, दैट इज आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, अब सपोज कि कोई एलिमेंट है उसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करने में बहुत ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, तो वहाँ पे आयोनाइजेशन एनर्जी कैसी होगी, हाई होगी। और सपोज कि एलिमेंट जो है वो ईजिली इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे रहा है, तो वहाँ पे एनर्जी का रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा हाई नहीं है, तो वहाँ पे आयोनाइजेशन एनर्जी कैसी होगी, लो होगी। क्लियर हुआ इतना पॉइंट। अब यहाँ पर देखते हैं ग्रुप 16 में हमारा क्या होता है। तो ये तो हमने देखा कि आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है, कैसे हायर होगी, कैसे लोअर होगी। अब यहाँ पर हम लोग पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है हमारा, द आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप ड्यू टू एन इंक्रीज इन द एटॉमिक साइज। तो यहाँ से क्या पॉइंट क्लियर हो रहा है कि हमारे जो ये एलिमेंट्स हैं, तो जैसे जैसे हम लोग डाउन द ग्रुप चलेंगे वैसे वैसे क्या होगा, आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होगी। ठीक है, जैसे जैसे डाउन द ग्रुप चलेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होगी। इसका रीज़न क्या है, क्योंकि एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रहा है। अब इस चीज़ को हम लोग समझते हैं ऐसा क्यों होता है। ये ग्रुप 16 है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग डाउन द ग्रुप चल रहे हैं, ये हमारे एलिमेंट्स हैं। अब यहाँ हम लोग डाउन द ग्रुप चल रहे हैं। ठीक है, तो क्या हो रहा है, हमारा आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज हो रही है। आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज हो रही है। ओके, क्या हो रहा है, हम यहाँ पे टॉप टू बॉटम चल रहे हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज हो रही है। रीज़न क्या देखा हमने कि एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रहा है। अब ऐसा क्यों होता है ये चीज़ हम लोग समझते हैं। इसका रीज़न क्या है कि एटॉमिक साइज
इंक्रीज हो रही है, इसीलिए टॉप टू बॉटम जाने पे हमारा जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो डिक्रीज हो रहा है। अब ऐसा क्यों होता है ये चीज़ समझते हैं। अब सपोज करिए कि कोई एलिमेंट बहुत छोटा है, फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन ले लेते हैं हम लोग। अब ये एलिमेंट हमारा कैसा है, छोटा सा है इनके कंपैरिजन में, सिर्फ अभी इतने ही की ही बात हो रही है, ठीक है। तो अगर आपको कंपेयर भी करना है एलिमेंट्स को तो सिर्फ इसी में करेंगे हम लोग। हाँ, तो हम लोग देख रहे हैं टॉप टू बॉटम जाने पर साइज इंक्रीज हो रही है, मतलब जो सल्फर है वो ऑक्सीजन से बड़ा होगा, सेलेनियम जो है वो सल्फर से बड़ा होगा, इस तरीके से होंगे ये। तो ऑक्सीजन जो है वो सबसे छोटा एलिमेंट है, सबसे छोटा एलिमेंट है मीन्स न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होगा वो बहुत अच्छा होगा, यहाँ पे कोई शिल्डिंग स्क्रीनिंग इफेक्ट नहीं होगा। न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स के बीच बहुत ही अच्छा अट्रैक्शन फोर्स होगा, बहुत ज़्यादा शेल्स नहीं होंगे क्योंकि साइज़ छोटी है तो शेल्स भी कम होंगे हमारे, ठीक है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करने में बहुत ज़्यादा एनर्जी का रिक्वायरमेंट होगा। क्यों? रीज़न इसका ये है कि न्यूक्लियस जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन को बहुत अच्छे से बाइंड करके रखा होगा, क्योंकि इन दोनों के बीच बहुत अच्छा अट्रैक्शन फोर्स है। तो बहुत अच्छा अट्रैक्शन फोर्स होने का मतलब क्या है कि जो न्यूक्लियस है और जो इलेक्ट्रॉन्स है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली बाइंडेड हैं, ठीक है। न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स क्या है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली बाइंडेड है, जिससे जो न्यूक्लियस है वो कभी नहीं चाहेगा या इतना अच्छा इनके बीच अट्रैक्शन फोर्स है कि इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करने में बहुत ज़्यादा एनर्जी का रिक्वायरमेंट होगा। तो बहुत ज़्यादा एनर्जी का रिक्वायरमेंट है मतलब कि यहाँ पे आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, बहुत हाई होगी। अब किसी बड़े एलिमेंट का एग्जांपल ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल सेलेनियम। सेलेनियम का जो साइज़ है ऑक्सीजन और सल्फर से तो ज़्यादा ही होगा। अब सेलेनियम की साइज़ बड़ी है, इसका मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ शेल्स क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। अब जब नंबर ऑफ शेल्स ज़्यादा हैं तो हमने स्क्रीनिंग इफेक्ट शिल्डिंग इफेक्ट पढ़ रखा है, तो हमें पता है वहाँ पे क्या होगा, स्क्रीनिंग इफेक्ट शिल्डिंग इफेक्ट आ जाएगा, जिससे जो न्यूक्लियस है उसका इलेक्ट्रॉन पे जितना अट्रैक्शन फोर्स लगना चाहिए उतना एक्चुअल में नहीं लग पाएगा और वो ईजिली इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देंगे, क्योंकि जो आउटर सेल के जो इलेक्ट्रॉन है वो तो न्यूक्लियस से उतने अच्छे से बाउंडेड ही नहीं है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सेल्स आ जा रहे हैं। इतने ज़्यादा सेल्स की वजह से क्या हो रहा है, शिल्डिंग इफेक्ट स्क्रीनिंग इफेक्ट जनरेट हो जा रही है, जिससे न्यूक्लियस का एक्चुअल में जितना अट्रैक्शन फोर्स आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन पे लगना चाहिए उतना नहीं लग पा रहा है, ठीक है। तो वहाँ से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ईजिली डोनेट हो जाएंगे, ईजिली रिमूव हो जाएंगे। तो वहाँ पे आयोनाइजेशन एनर्जी, या ये हम अगर कहें कि वहाँ पे एनर्जी का रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अपनी इच्छा से ईजिली वहाँ से रिमूव हो जाएंगे। तो वहाँ पे आयोनाइजेशन एनर्जी कैसी होगी, लोअर हो जाएगी। क्लियर हुआ ये पॉइंट। अब शिल्डिंग इफेक्ट स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या है, तो ये सभी मैंने टॉपिक्स बहुत डिटेल में पी ब्लॉक एलिमेंट्स जब मैंने स्टार्ट किया था तो बहुत ही अच्छे से मैंने बताया। क्वेश्चंस मैंने अभी नहीं कराए हैं स्लैटर्स रूल वगैरह के, वो मैंने आपको बताया था कि जब पी ब्लॉक एलिमेंट हमारा कंप्लीट हो जाएगा। आज हम ग्रुप 16 डिस्कस कर रहे हैं, 17 18 बस 2 ग्रुप और हमें डिस्कस करना है। उसके बाद हम लोग स्लैटर्स रूल न्यूमेरिकल्स करेंगे, फिर हमारा एक ही टॉपिक रह जाएगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्केल, फिर हम लोग उसे भी कंप्लीट कर लेंगे तो हमारा ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो ये पॉइंट क्लियर हुआ, आयोनाइजेशन एनर्जी किस तरीके से होती है चेंज, किस तरीके से लोअर होगी, कहाँ पे हायर होगी, ये पॉइंट क्लियर है। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे। तो आयोनाइजेशन एनर्जी किस तरीके से वर्क करी है ये चीज़ क्लियर है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और रह गया हमारा, वो क्या है, ग्रुप 16 एलिमेंट्स हैव लेस आयोनाइजेशन एनर्जी देन द करस्पॉन्डिंग ग्रुप 15 एलिमेंट्स। ये चीज़ हमें समझना है कि जब अगर सपोज की क्वेश्चन आ गया कि ग्रुप 15 और ग्रुप 16 में से किसकी आयोनाइजेशन एनर्जी हायर है, तो ग्रुप 15 की आयोनाइजेशन एनर्जी हाई होगी। रीज़न क्या है इसका, तो अब आप मेमोराइज करो। जब मैं आपको ग्रुप 15 पढ़ा रही थी तो वहाँ पर मैंने कॉन्फ़िगरेशन में आपको क्या बताया था, तो वहाँ पे हमने देखा था कि ग्रुप 15 का जो हमारा कॉन्फ़िगरेशन था वो क्या था, हमारा NS2 NP3, ठीक है। और ग्रुप 16 का हमारा कॉन्फ़िगरेशन क्या था, ग्रुप 16 का कॉन्फ़िगरेशन था हमारा NS2 NP4। अब आप यहाँ पर देखो, पहले एक बार इसको देख लेते हैं। तो ये NS2 है, ये तो फुलफिल्ड है, इसमें भी फुलफिल्ड है, इसमें भी फुलफिल्ड है, तो इसका कंपैरिजन करने का कोई मतलब ही नहीं है, दोनों तरफ क्या है, सेम है। कंपेयर हम लोग सिर्फ इसका करते हैं और इसका करते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारा NP3 है ये कैसा है, हमारा हाफ फिल्ड है, और ये जो हमारा NP4 है ये ना तो हाफ फिल्ड है ना ही फुल फिल्ड है। और हमें ये चीज़ अच्छे से पता है, हम 11th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि 2 ही टाइप के ऑर्बिटल्स स्टेबल होंगे। कौन कौन से, एक तो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल और एक हमारा फुल फिल्ड ऑर्बिटल, एक हाफ फिल्ड ऑर्बिटल और एक फुल फिल्ड ऑर्बिटल, यही दोनों ऑर्बिटल्स हमारे स्टेबल होते हैं। ये चीज़ हम क्लास 11th से पढ़ते आ रहे हैं,
पता है आपको भी अच्छे से। तो हाफ फिल्ड अगर होगा तो वो स्टेबल होगा, या तो फुलफिल्ड हो वो स्टेबल होगा। अब आप यहाँ पर देखो, ये जो हमारा NP4 है, क्या ये फुलफिल्ड है? फुलफिल नहीं है। हाफ फिल्ड है? हाफ फिल्ड भी नहीं है। लेकिन यहाँ पर आप देखो NP3 हमारा क्या है? हाफ फिल्ड है। और अभी जस्ट हमने पढ़ा स्टेबल दो ही टाइप के ऑर्बिटल्स होते हैं, या तो वो हाफ फिल्ड हो या तो वो फुलफिल्ड हो। तो इन दोनों में से जब कंपैरिजन करेंगे हम लोग आउटर सेल का, तो कौन ज़्यादा स्टेबल होगा? ऑब्वियस सी बात है, ग्रुप 15 ज़्यादा स्टेबल होंगे। तो यही रीज़न है। अब इसमें समझ लेते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी का क्या कॉन्सेप्ट है। ये चीज़ तो क्लियर हो गया कि जो ग्रुप 15 है वो ज़्यादा स्टेबल होगा कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग एज कम्पेयर टू ग्रुप 16। अब आयोनाइजेशन एनर्जी का क्या कॉन्सेप्ट है, क्यों इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी हायर है? तो अभी जस्ट हमने पढ़ा आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है। जब एलिमेंट ईजिली इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दे रहे हैं तो वहाँ पे एनर्जी का रिक्वायरमेंट हाई नहीं है, तो वहाँ पे आयोनाइजेशन एनर्जी लो रहेगी, ठीक है। लेकिन अगर एलिमेंट ईजिली इलेक्ट्रॉन रिमूव नहीं कर रहे हैं तो वहाँ पे एनर्जी का रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा रहेगा, तो वहाँ पे आयोनाइजेशन एनर्जी हाई हो जाएगी। ये अभी हमने देखा आयोनाइजेशन एनर्जी का डेफिनेशन। अब यहाँ पर आप बताओ, जब इलेक्ट्रॉन रिमूव करना होगा तो NP3 ईजिली इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देंगे या NP4? तो ऑब्वियस सी बात है, ये हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है तो ये ज़्यादा स्टेबल है, तो ये तो इलेक्ट्रॉन इजीली रिमूव नहीं करेंगे। लेकिन ये NP4 है, अगर ये इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देंगे, 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देंगे तो उसके बाद ये ज़्यादा स्टेबल हो जाएंगे। NP4 है भी, 1 इलेक्ट्रॉन अगर ये रिमूव कर देंगे तो उसके बाद ये ज़्यादा स्टेबल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि रिमूव करने के बाद ये बन जाएंगे NP3, और NP3 हमें अच्छे से पता है ये क्या है, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव करके ज़्यादा स्टेबल हो जाएंगे, बल्कि ये 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव करके अनस्टेबल हो जाएंगे। और मैं हमेशा बताती हूँ कि नेचर का ये रूल है, कोई भी, चाहे आप ऐसे देखो, जनरल एग्जाम्पल में लेकर देखो या फिर केमिस्ट्री में लेकर देखो, तो कोई भी अपनी स्टेबिलिटी डिस्टर्ब करके किसी की भी हेल्प करना नहीं चाहेगा, ठीक है। तो सेम इसी तरीके से हमारे एलिमेंट्स भी होते हैं, वो अपनी स्टेबिलिटी डिस्टर्ब करके इलेक्ट्रॉन्स डोनेट नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर हुआ कि ये हमारा क्या है, NP3 है। अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देगा, तो ये अनस्टेबल हो जाएगा, और कोई भी एलिमेंट अपने आप को अनस्टेबल नहीं करना चाहता है। अब यहाँ पर हम देखें तो ये NP4 है, अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देगा, तो ये ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, क्योंकि तब ये क्या बन जाएगा, तब ये बन जाएगा NP3। और NP3 कैसा है, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है, और हाफ फिल्ड क्या होता है, ज़्यादा स्टेबल होता है। क्लियर हुआ इतना? तो यही रीज़न है कि आयोनाइजेशन एनर्जी ग्रुप 16 की लोअर होती है, क्योंकि NP4 ईजिली इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, लेकिन NP3 ईजिली इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करेगा। तो यही रीज़न है कि ग्रुप 16 की आयोनाइजेशन एनर्जी लोअर हो जाएगी और ग्रुप 15 की आयोनाइजेशन एनर्जी हायर रहेगी। क्लियर हुआ पॉइंट अच्छे से? ठीक है, तो पीरियड वाला भी क्लियर हो गया, और ग्रुप में क्या होगा वो भी चीज़ क्लियर है। ग्रुप में क्या हो रहा है हमारा, एक बार देख लेते हैं, ये चीज़ क्लियर है। अब देखते हैं हम यहाँ पे फर्स्टली क्या है हमारा ग्रुप में, जब हम लोग डाउन द ग्रुप चलेंगे तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। रीज़न क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली। फिर नेक्स्ट पॉइंट था हमारा कि ग्रुप 15 का आयोनाइजेशन एनर्जी हायर होता है एज़ कम्पेयर टू ग्रुप 16। ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे रीज़न क्या है, वो चीज़ भी हमने डिस्कस कर ली। क्लियर है? तो आयोनाइजेशन एनर्जी जो प्रॉपर्टी है हमारा, ये अच्छे से क्लियर है। थर्ड पॉइंट पे चलते हैं। थर्ड है हमारा मेटेलिक कैरेक्टर। अब मेटेलिक कैरेक्टर का मतलब क्या है, तो मैंने आपको बताया है जब हम लोग मूविंग डाउन द ग्रुप चलते हैं तो क्या होता है, हमारा मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है। अब इससे एक पॉइंट क्लियर हो रहा है, एक बार यहाँ पे पहले एलिमेंट्स के नेम हम लोग लिख लेते हैं। ग्रुप 16, जब हम लोग डाउन द ग्रुप चल रहे हैं तो क्या हो रहा है, हमारा मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है। डाउन द ग्रुप चलने पर हमारा मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है। क्लियर है इतनी चीज़ें? अब जब डाउन द ग्रुप चलने पर मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है तो इससे एक पॉइंट तो क्लियर हो रहा है कि स्टार्टिंग के जो एलिमेंट्स होंगे वो मेटल नहीं होंगे। स्टार्टिंग के एलिमेंट्स तब क्या होंगे, नॉन मेटल होंगे, क्योंकि डाउन द ग्रुप चलने पर हमारा मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है। तो मतलब जो टॉप के एलिमेंट्स होंगे वो हमेशा क्या रहेंगे, नॉन मेटल रहेंगे। तो ये एलिमेंट्स हमारे क्या हो जाएंगे, नॉन मेटल।
उसके बाद के जो एलिमेंट्स होते हैं वो क्या हो जाएंगे, मेटेलिक कैरेक्टर धीरे धीरे क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है। तो मीन्स जो बीच वाले एलिमेंट्स होंगे उनमें मेटल का भी कैरेक्टर रहेगा, नॉन मेटल का भी रहेगा, तो उन्हें हम क्या कहेंगे, मेटलॉइड्स कहेंगे। तो स्टार्टिंग के एलिमेंट्स के बाद ये आप पूरे के पूरे जितने भी पी ब्लॉक एलिमेंट्स हम लोग पढ़ेंगे सब में ये कॉन्सेप्ट आप लगा सकते हो, ठीक है, कि स्टार्टिंग के जो एलिमेंट्स होंगे वो हमारे क्या रहेंगे, नॉन मेटल रहेंगे। फिर जो बीच वाले एलिमेंट्स आएंगे वो हमारे क्या रहेंगे, मेटलॉइड्स रहेंगे। क्यों, क्योंकि नॉन मेटल क्या हो रहा है, धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है, और मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है। तो जो सेंटर के एलिमेंट्स होंगे उनमें नॉन मेटल का भी कैरेक्टर रहेगा, मेटल का भी कैरेक्टर रहेगा। तो सेंटर वाले एलिमेंट्स को हम क्या कह सकते हैं, मेटलॉइड्स कह सकते हैं। फिर जब डाउन में मीन सबसे लास्ट एलिमेंट्स तक हम लोग जब तक पहुंचेंगे वहां पर क्या होगा, मेटेलिक कैरेक्टर अच्छे से इंक्रीज हो गया रहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी ग्रुप के जो लास्ट के एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे, हमारे मेटल्स होंगे। क्लियर हुआ मेटेलिक कैरेक्टर। तो मेटेलिक कैरेक्टर आपको इसी तरीके से मेमोराइज करना है, ये सभी के सभी पी ब्लॉक एलिमेंट्स पे हम लोग अप्लाई करेंगे। सेम ही चीज़ लिख सकते हैं कि डाउन द ग्रुप जाने पे क्या होगा, मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा। क्लियर हुआ इतना। अब लास्ट पॉइंट है हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। पहले इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता क्या है ये एक बार देख लेते हैं। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सिंपल सा है, इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की कैपेसिटी, यही क्या होती है, हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। ठीक है, अब एक बार पॉइंट्स क्लियर करते हैं। द ऑक्सीजन ऑफ ग्रुप 16 इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आफ्टर फ्लोरीन। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज है या डिक्रीज है, ये चीज़ हम कैसे पता करेंगे। तो यहाँ पे हमारा लिखा हुआ है जो फर्स्ट पॉइंट है, तो फर्स्ट पॉइंट से पहले हम लोग समझते हैं सेकेंड वाले पॉइंट को। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेज एज वी मूव डाउन द ग्रुप। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो हमारी होती है वो डाउन द ग्रुप जाने पर क्या होती है, डिक्रीज होती है। Because as we move down the group, the atomic size increases and the effective nuclear charge decreases. अब ये जो यहाँ पे हमारा पॉइंट आया है effective nuclear charge, ये क्या होता है, तो इससे हम लोग समझ सकते हैं, मैंने आपको स्क्रीनिंग इफेक्ट, शिल्डिंग इफेक्ट बताया था। स्क्रीनिंग इफेक्ट और शिल्डिंग इफेक्ट मैंने आपको बताया था। इसी को हम क्या कहते हैं, टोटल इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हम लोग डिस्कस कर चुके हैं काफ़ी डिटेल में। अब यहाँ पर हम समझते हैं कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है, टॉप टू बॉटम जाने पर डिक्रीज हो रहा है, जिससे हमारा क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी डिक्रीज हो रही है। देयरफॉर द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेज, देयरबाय डिक्रीजिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब इसको हम लोग डिटेल में अच्छे से समझते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, ये पॉइंट क्लियर हो गया कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मीन्स क्या, इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की कैपेसिटी ही क्या होता है, हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है। ठीक है, अब जैसे जैसे हम लोग डाउन द ग्रुप जाएंगे वैसे क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो रही है। इसका रीजन हमने क्या देखा कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है। अब हम ये समझते हैं कि ऐसा क्या है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज में कि वो इंक्रीज होता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो जाती है, ये चीज़ समझते हैं। तो सबसे पहले एलिमेंट्स के नेम लिख लिया जाए। ये हमारे सारे एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो टॉप टू बॉटम जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो रही है। रीजन इसका क्या है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इसका रीजन क्या है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो रही है। रीजन है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हमारा क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और एटॉमिक साइज भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, अब हम समझते हैं कि किस तरीके से ये दोनों पॉइंट्स इस वाले पॉइंट को इफेक्ट करते हैं, ये चीज समझते हैं। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, पहले एक बार ये देख लेते हैं हम लोग। वैसे मैंने काफी डिटेल में बताया, बट एक बार बस हम यहाँ पे ओवरव्यू देखेंगे। ये हमारा क्या है, न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के पास क्या होते हैं, सेल्स होते हैं, ये हमारे शेल्स हैं। ठीक है, इन सेल्स में क्या होंगे, ऑब्वियस सी बात है, इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या देखेंगे, ये जो न्यूक्लियस है, पहले नंबरिंग कर देते हैं, इसको कर देते हैं फर्स्ट सेल, ये सेकंड सेल और ये थर्ड सेल। ठीक है, अब ये जो हमारा न्यूक्लियस है, ये जो हमारा न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस में और इस फर्स्ट सेल में जो अट्रैक्शन फोर्स होगा वो बहुत ही अच्छा होगा। ठीक है, इस न्यूक्लियस और इस शेल में जो अट्रैक्शन फोर्स होगा वो बहुत अच्छा होगा। रीज़न इसका क्या है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे क्या है, नेगेटिव चार्ज है, इनके बीच डिस्टेंस कम है।
डिस्टेंस कम है तो ऑब्वियस सी बात है जो न्यूक्लियस है हमारा वो बहुत ही अच्छी तरीके से अट्रैक्शन फोर्स लगा पा रहा होगा इन इलेक्ट्रॉन्स पे। अब सेकेंड वाले शेल की बात करते हैं। सेकेंड शेल में जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे वहाँ पे न्यूक्लियस का जितना अट्रैक्शन फोर्स लगना चाहिए, इस न्यूक्लियस का सेकेंड शेल पे जितना अच्छा अट्रैक्शन फोर्स लगना चाहिए था उतना अच्छा अट्रैक्शन फोर्स नहीं लग पाता है। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न है कि ये जो हमारा शेल है, ये जो हमारा फर्स्ट शेल है, ये क्या करता है? स्क्रीनिंग जनरेट कर देता है। ये हमारा क्या करता है? स्क्रीनिंग जनरेट कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है? न्यूक्लियस का एक्चुअल में जितना अट्रैक्शन फोर्स सेकेंड सेल पे लगना चाहिए था उतना नहीं लग पाता है, क्योंकि जो फर्स्ट सेल है वो स्क्रीनिंग जनरेट कर देता है, मीन्स न्यूक्लियस को चारों तरफ से सराउंड कर लेता है, जिससे न्यूक्लियस का एक्चुअल अट्रैक्शन फोर्स जितना लगना चाहिए था सेकेंड सेल के इलेक्ट्रॉन्स पे उतना नहीं लग पाता है। क्लियर हुआ इतना? अब जब सेकेंड सेल पे इतना नहीं लग पा रहा है तो थर्ड सेल पे ऑब्वियस सी बात है और कम लगेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर न्यूक्लियस के चारों ओर, फर्स्ट वाला सेल तो स्क्रीनिंग जनरेट कर ही रहा है, अब जो ये सेकेंड वाला सेल है ये भी क्या करेगा? स्क्रीनिंग जनरेट कर देगा। ये जो हमारा सेकेंड सेल है ये भी क्या करेगा? स्क्रीनिंग जनरेट कर देगा। तो थर्ड वाले पे न्यूक्लियस का जितना अट्रैक्शन फोर्स लगना चाहिए था उतना नहीं लगेगा। रीज़न क्या है इसका? कि अब दो शेल हमारे क्या करेंगे? स्क्रीनिंग जनरेट कर देंगे। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स किस पे लगेगा? फर्स्ट वाले पे। ठीक है, उसके बाद किस पे लगेगा? सेकेंड वाले पे। सबसे कम किस पे लगेगा? थर्ड वाले पे। और अगर और शेल्स होंगे तो इस तरीके से हम लोग ऑर्डर में लिखते चले जाएंगे। क्लियर हुआ? यही रीज़न है कि जब भी इलेक्ट्रॉन्स रिमूव होते हैं तो आउटर सेल से ही रिमूव होते हैं। क्लियर है इतना? स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है, ये चीज़ क्लियर है। अब आप मुझे ये बताओ, सपोज कि एलिमेंट का साइज़ बहुत छोटा है। अब जब साइज़ बहुत छोटा है तो वहाँ पे उतना ज़्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज नहीं रहेगा, उतना ज़्यादा स्क्रीनिंग जनरेट नहीं होगा, तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में बहुत अच्छा अट्रैक्शन फोर्स रहेगा। ठीक है, लेकिन अगर वही एलिमेंट का साइज़ बड़ा होगा तो काफ़ी ज़्यादा शेल्स आ जाएंगे, और जब बहुत ज़्यादा शेल्स आएंगे तो आउटर सेल पे इलेक्ट्रॉन्स तो रिमूव आउटर सेल से ही होते हैं, तो आउटर सेल से क्या होगा? न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन फोर्स होगा वो आउटर सेल पे उतना अच्छा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स आ जाएंगे, एटॉमिक साइज बड़ी है तो नंबर ऑफ शेल्स आ जाएंगे। जब नंबर ऑफ शेल्स आ जाएंगे तो वहाँ पर क्या होगा? स्क्रीनिंग जनरेट होगी, बहुत ज़्यादा स्क्रीनिंग होगी, जिससे न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स आउटर सेल पे उतना नहीं लग पाएगा और इलेक्ट्रॉन ईजिली रिमूव हो जाएंगे। क्लियर हुआ ये पॉइंट? अब समझ में आया अच्छे से? तो हमने अभी क्या देखा कि मूविंग डाउन द ग्रुप जाने पर क्या हो रहा है? हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो रही है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता क्या? इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की कैपेसिटी। तो जब न्यूक्लियस अपने ही सेल के इलेक्ट्रॉन्स पर उतना अच्छा नहीं लगा पा रहा है अट्रैक्शन फोर्स, तो वो बाकी के इलेक्ट्रॉन्स को कहाँ से अट्रैक्ट करके अपने शेल में लेकर आएगा? नहीं लेकर आ पाएगा। तो यही रीज़न है कि जैसे जैसे एटॉमिक साइज इंक्रीज होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है, और अगर साइज कम रहेगा तो क्या होगा कि न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स अपने इलेक्ट्रॉन्स पे बहुत अच्छा है, फिर अगर वो चाहे तो बाकी के भी इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर अट्रैक्ट कर सकता है। ठीक है, तो इसीलिए जो अगर साइज स्मॉल रहेगी तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसी होगी? हायर होगी, और अगर एटॉमिक साइज इंक्रीज रहेगा, साइज लार्जेस्ट रहेगा, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? कम हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। क्लियर हुआ ये पॉइंट? अब ये वाला पॉइंट हम देखते हैं, द ऑक्सीजन ऑफ ग्रुप 16। ऑक्सीजन क्या है? एक बार यहाँ पे पहले एलिमेंट्स के नेम हम लोग लिख लेते हैं। ये हमारे एलिमेंट्स हैं। ठीक है, अब इन एलिमेंट्स में आप देखो डाउन द ग्रुप जाने पर क्या हो रहा है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो रही है, तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे हायर होगी, सबसे हायर होगी। अब यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है कि ऑक्सीजन ग्रुप 16 में तो सबसे हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की तो होगी ही, लेकिन पूरे के पूरे पेरियोडिक टेबल में फ्लोरीन के बाद हमारा ऑक्सीजन ही है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हायर होती है। क्लियर है? द ऑक्सीजन ऑफ ग्रुप 16 इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आफ्टर फ्लोरीन। पूरे के पूरे पेरियोडिक टेबल में फ्लोरीन के बाद हमारा ऑक्सीजन ही है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत हायर होती है। क्लियर हुआ ये पॉइंट? तो ये हमारा आज का लास्ट फिजिकल प्रॉपर्टी था। ठीक है, मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज बता रही हूँ जितने आपके सिलेबस में मेंशन है।
ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये सारी चीज़ें तो मैंने इतनी प्रॉपर्टीज़ आपको बता दी हैं कि आप उसी से ये सारे पॉइंट्स भी समझ सकते हो। तो आज के टॉपिक में, आज के इस लेक्चर में हमने क्या क्या देखा? हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ डिस्कस किया, इसका प्रीवियस लेक्चर ऑलरेडी जा चुका है, आप जाके चैनल पे वहाँ पे देखो, ठीक है, आपके सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो आज का हमारा फिजिकल प्रॉपर्टी खत्म हो गया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एनॉमलस बिहेवियर, एनॉमलस बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन। ग्रुप 16 में एनॉमलस बिहेवियर कौन शो करता है? हमारा ऑक्सीजन शो करता है। तो अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम एनॉमलस बिहेवियर ही डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।